नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द आई शो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चाइना और नेपाल के रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि इस समय नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा जो बने हैं, उन्होंने चीन को 2 ज़बरदस्त झटके दिए हैं। और ये झटके मानिए फ्यूचर में चल के नेपाल और चाइना के बीच में कड़वाहट का और बहुत बड़ा कारण बन के रहेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला झटका जो है वो ये है कि चाइना ने अपने एक एयरक्राफ्ट जो हैं इनको सप्लाई किए थे नेपाल को, जो कि उनके सिविल पर्पस से थे, लेकिन वो कूड़े के भाव इस समय हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, क्वालिटी के मामले में आप लोग जानते हैं कि चीन का कोई कंपटीशन नहीं है, चीन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इतना घटिया सामान वो देता है। तो इसलिए जो है चीन ने इस बार यहाँ पे नेपाल को बेवकूफ़ बनाया। और दोस्तों, इसके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। दरअसल जिस एयरक्राफ्ट की हम लोग बात कर रहे हैं वो Y-12 है। और ये दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट जिसकी तस्वीर भी आप लोग इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वही एयरक्राफ्ट है जिसको कि 2012 में चीन ने ऑफ़र किया था बांग्लादेश को कि बांग्लादेश उस एयरक्राफ्ट को ख़रीद ले। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश ने ख़रीदने से पहले अपनी एक टीम भेजी चीन में, जिसने इस पूरे एयरक्राफ्ट का जो है रिव्यू किया। और उस टीम ने ये पाया कि ये बहुत ही बेकार प्लेन है और किसी भी तरीके से जो स्टैंडर्ड और जो कैपेबिलिटी बांग्लादेश देख रहा है वो उस पे कहीं से भी खरा नहीं उतरता है। तो बांग्लादेश ने क्या किया था कि इन एयरक्राफ्ट को सरे से मना कर दिया था, उसने बाद में लेने से मना कर दिया। लेकिन दोस्तों, उस समय चीन का एक नया दोस्त जागा हुआ था, जो दोस्त था नेपाल। और नेपाल में उसके बहुत ही अच्छे मित्र थे केपी शर्मा ओली, जिन्होंने सोचा कि कोई ले ना ले, मैं तो लेके रहूँगा। और आप लोग जानते ही होंगे कि केपी शर्मा ओली और चीन की जो एम्बेसडर थी उस समय की, दोनों के बीच में रिश्ते को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है सुर्खियाँ बनी रहती थी, जिस वजह से चीन की जो काफ़ी नज़दीकी है वो नेपाल के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी केपी शर्मा ओली के पीरियड में। और इसी समय इन्होंने क्या किया था कि आपको मालूम होगा कि काला पानी वाला विवाद जो था, साथ ही साथ नेपाल के दौरान नया नक्शा जारी करना था, जिसमें काला पानी और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के आसपास के एरिया को अपने में दिखाना था, जिसको कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। तो ये सब जो है चीन ने बाकायदा एक साजिश के तहत करवाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन जो है वो अंदर अंदर करप्शन के ज़रिए नेपाल को पूरा खोखला करता जा रहा था। और जिसका प्रमाण अब इससे ये मिलता है कि वही जो Y-12, जिनको हार्बिन Y-12 के नाम से भी जाना जाता है, जिनको बांग्लादेश ने अपने समय में नकार दिया था, और सेम उसी प्लेन को जो है वो चीन ने बेचने में कामयाबी पाई, वो भी दोस्तों नेपाल को। और नेपाल को बेचा कितने में, वो भी लोन दे के बेचा, सोचिए। और लोन दे के बेचा वो भी 8% के लोन पे, तो सोचिए कितना बड़ा था। जबकि जिसको अब चल के जो है वो नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री जो बने शेर बहादुर देउबा, उन्होंने जो है इस डील को जो है अब कैंसिल कर दिया। और इस डील को करने वाली जो चाइनीज़ कंपनी है उसके ऊपर बैन लगा दिया। तो पहली बड़ी खबर ये है कि नेपाल द्वारा चाइनीज़ कंपनी के ऊपर बैन लगाया गया। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों ये है कि जो नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं देउबा, उन्होंने रेटिफिकेशन की बात की है। जो $500 मिलियन का जो MCC प्रोग्राम है उसके में रेटिफिकेशन की बात की है। तो दोस्तों, ये जो MCC प्रोग्राम है, जिसको मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि US की एक एजेंसी है, जो कि कम विकासशील या कि आप कह सकते हैं कि जो अल्प विकसित देश होते हैं, यानी जो कि डेवलप्ड और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं नेपाल की तरीके से, उन देशों में क्या करती हैं कि ये फाइनेंस करती हैं प्रोजेक्ट्स को, ताकि उन देशों में जो गति है प्रोजेक्ट्स की, ख़ास तौर से उनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ सके और तेज़ हो सके। तो हुआ दरअसल दोस्तों ये कि फिर से आप जानते हैं कि दोस्ती बहुत अच्छी चल रही थी केपी शर्मा ओली और चीन के राष्ट्रपति के बीच में। और चीन की हर बात को केपी शर्मा ओली टोपी हटा हटा के मान ले रहे थे और बिल्कुल कहीं से भी कोई बात मना नहीं कर रहे थे। तो उस दौरान क्या हुआ था कि 2017 में नेपाल और अमेरिका के बीच में, जो अमेरिका की जो एजेंसी जो कि फाइनेंसिंग का काम करती है देशों में, MCC, इसके तहत एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत $500 मिलियन जो था वो नेपाल में निवेश करने को अमेरिका तैयार हुआ था, जिसका प्रयोग नेपाल में रोड्स को बनाने में किया जाता और साथ ही साथ पावर ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाता, ताकि नेपाल से हाइड्रो पावर जो है वो भारत को भी भेजी जा सके ट्रांसमिशन लाइंस के जरिए, जो आगे चल के नेपाल के विकास के लिए बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन जिसको आगे चल के चीन ने अपने बीच में एंट्री करते हुए नेपाल से इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने से नेपाल को मना करवा दिया, और ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि चीन जो है नेपाल पे एकाधिकार बनाए रखना चाहता था BRI प्रोजेक्ट के तहत। तो इसीलिए वो नहीं चाहता था कि अमेरिका का भी किसी तरीके से नेपाल के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन अब शेर बहादुर देउबा ने कहा है
कि ऐसा करना कहीं से भी नेपाल की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ नहीं होगा। इसलिए एमसीसी पे जो है वो दोबारा नेपाल सोचेगा और अमेरिका के साथ इसको ज्वाइन करने के लिए अपनी एक इच्छा जताई है शेर बहादुर दोइबा ने। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ दोस्तों, जो नेपाल का जो विदेश मंत्रालय का जो प्रवक्ता है, उन्होंने इस बात को बताया कि अब जो है वो जो शेर बहादुर देउबा हैं, जो पीएम हैं नेपाल के, वो भारत में जल्द ही अपना एक दौरा करेंगे। और दौरा दोस्तों किया जाएगा गुजरात वाइब्रेंट समिट के दौरान, जो कि दोस्तों 10 जनवरी के आसपास में होगा। तो इसमें भी जो है वो नेपाल के जो पीएम हैं वो इसमें शामिल होंगे। उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है, जो कि एक भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। तो जो ये बताती है कि साउथ एशिया के इस रीजन में ख़ासतौर से नेपाल और भारत को देखा जाए तो नेपाल और भारत के रिश्ते जो कि ख़राब हो रहे थे केपी शर्मा ओली के समय में, वो अब कहीं ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। और अगर अमेरिका की इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है भारत के साथ साथ, तो आगे चल के और जो है वो अच्छी बात होगी इस पूरे रीजन के लिए, और चीन के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगी, जो कि आने वाले समय में और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो दोस्तों, आप लोग की इस पूरे इशू पे क्या राय है, अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए दोस्तों। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।